हेलो एवरीवन, आज डेट है 30 जनवरी 2022 और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि वोल्गा रिवर को जाकर के आपको सबसे पहले मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था भीमबेटका साइट को लेकर के। तो भीमबेटका को अगर हम मैप में व्यू करें तो हमारे इंडिया का जो मध्य प्रदेश स्टेट है वहां पर भीमबेटका साइट सिचुएटेड है। भीमबेटका साइट से हमें प्री हिस्टोरिक पीरियड, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड हिस्टोरिक पीरियड के काफी इंपॉर्टेंट रिमेन्स यहां से मिलते हैं। भीमबेटका साइट जो है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी रजिस्टर्ड है। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का अगर हम डिस्कशन करें तो सबसे पहले फ्रंट पेज पर एक इंपॉर्टेंट इमेज है और ये इमेज रिलेटेड है बीट द रिट्रीट सेरेमनी से। हर साल हमारे इंडिया में 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होता है और उसके बाद में 29 जनवरी को विजय चौक पर बीट द रिट्रीट सेरेमनी सेलिब्रेट की जाती है। इससे साबित होता है कि जो हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है वो एक तरीके से एंडिंग की तरफ जा रहा है। ओके, अब इस साल बीट द रिट्रीट सेरेमनी में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इंसर्ट की गई हैं जिनके बारे में नेक्स्ट पेजेस पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दे रखे हैं बीट द रिट्रीट सेरेमनी को लेकर के। उन्हीं के साथ में हम इन न्यू इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है पिगेसस स्पाईवेयर को लेकर के। आप सभी को पता है कि इजराइल कंट्री में एक कंपनी है एनएसओ कंपनी ने बनाया था पिगेसस स्पाईवेयर को लेकर के। लास्ट ईयर हमने ये देखा कि हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट क्लियर हुए थे इस चीज को लेकर के कि हमारे इंडिया में भी पिगेसस स्पाईवेयर का यूज किया गया है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने डायरेक्टली इस चीज को लेकर के मना किया था कि हमने पिगेसस स्पाईवेयर का यूज नहीं किया है। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट पब्लिश हुई है और उस रिपोर्ट में ये बोला गया है कि 2017 में जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी इजराइल की विजिट पर गए थे और उसके बाद में एक डील हुई थी दोनों कंट्री के बीच में, इंडिया और इजराइल के बीच में, जिसको डिफेंस डील भी आप बोल सकते हो, जिसमें बहुत सारे डिफेंस वेपन जो है वो इंडिया ने खरीदने की बात की थी इजराइल से और उसी डील का पार्ट था पिगेसस स्पाईवेयर। अभी हमें पता है कि प्रेजेंट टाइम में बजट सेशन होने वाला है, तो बजट सेशन में जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो गवर्नमेंट को पार्लियामेंट में घेरने का काम करेंगी। जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने अपनी तरफ से बोला है कि गवर्नमेंट से जब इस तरीके के क्वेश्चंस किए गए थे तो ना सिर्फ गवर्नमेंट ने जो पार्लियामेंट है उससे झूठ बोला, जो हमारी जुडिशरी है सुप्रीम कोर्ट उससे झूठ बोला, जो हमारे पीपल हैं उनसे भी उन्होंने एक तरीके से झूठ बोला है कि हमने पिगेसस स्पाईवेयर का यूज नहीं किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है बीएसएफ की जो वीमेन डेयर डेविल्स है उनको लेकर के। इसमें यहाँ पर या पिक्चर इमेज देख रहे होगे। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिली मेंबर जो किसी ना किसी आर्मी के पार्ट में थे, लेकिन उनकी डेथ होने के बाद में इन्होंने आर्मी को ज्वाइन किया, हमारी जो भी सर्विसेज हैं उनको ज्वाइन किया और फिर लास्ट में वो शामिल हुई बीएसएफ की जो वीमेन डेयर डेविल्स है जो परफॉर्म करती है रिपब्लिक डे के परेड के टाइम में। तो यहाँ पर 19 ईयर से 40 ईयर तक की वीमेन है जिन्होंने यहाँ पर परफॉर्म किया है। तो एक तरीके से वीमेन एम्पावरमेंट का एग्जाम्पल उन्होंने शो करने की यहाँ पर कोशिश की है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो है IT मिनिस्ट्री प्लान कर रही है कि हमारे जो भी डिजिटल आईडी है उनको एक दूसरे के साथ में लिंक किया जा सके ताकि एक डिजिटल आईडी के साथ में दूसरी जो हमारी डिजिटल आईडी है उनको इजीली एक्सेस किया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है केरला का सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है उसको लेकर के। अब सिल्वर लाइन जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर सबसे पहले आप मैप को व्यू कीजिए। केरला के मैप को अगर आप व्यू करोगे तो उसके नॉर्दर्न पॉइंट टू सदर्न पॉइंट जो है उसको कनेक्टिविटी देने के लिए जो केरला गवर्नमेंट है वो यहाँ पर एक रेलवे लाइन प्रोजेक्ट लाने की कोशिश कर रही है। अब इसके लिए उन्होंने 2019 से ही यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर जाकर के जो भी वहाँ की सैंड है, जो भी वहाँ की सोइल है उसकी टेस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि वहाँ के लोगों ने जब ये पूछा कि आप ये टेस्टिंग क्यों कर रहे हो तो उन्होंने बोला कि रोड जो है उसको हम वाइडन करने वाले हैं जिसके लिए टेस्टिंग की जा रही है। लेकिन अचानक से 2020 में यहाँ पर जिन एरिया से ये रेलवे लाइन प्रोजेक्ट गुजरने वाला है उन लोगों ने बोला कि 2020 में अचानक से न्यूज़पेपर में पब्लिश होते हैं डाटा कि यहाँ पर ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट के लिए हमने ग्राउंड जो रिपोर्ट है वो प्रिपेयर कर ली है।
अब यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है रेगुलर हर एरिया में जहाँ जहाँ से ये प्रोजेक्ट निकलने वाला है। इसमें क्या होगा, जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है कि हम सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर बनाया जाए, जिसकी वजह से यहाँ तक हम इजीली कनेक्टिविटी दे सके। और कनेक्टिविटी के बेसिस पर हमारे यहाँ पर जो व्हीकल को यूज़ ज़्यादा करते हैं, पर्सनल व्हीकल, उनका कम से कम यूज़ करें, जिसकी वजह से पोल्यूशन कम होगा और बहुत सारे हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो सेव हो पाएंगे। ये गवर्नमेंट का मानना है। लेकिन यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं बहुत सारे पॉइंट के ऊपर। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो लोग बोलते हैं कि उनके साथ में कोई कंसल्टेशन नहीं हुई, कोई डिस्कशन नहीं हुआ। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ पर जो केरला है, केरला बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है। 2011 की सेंसस की अगर हम बात करें तो उसके अकॉर्डिंग हमारे इंडिया का 3rd नंबर का डेंसली पॉपुलेटेड है। मतलब आप यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाने की बात कर रहे हो, उसके लिए आप लैंड कहाँ से एक्वायर करोगे, और जहाँ पर लैंड एक्वायर करोगे वहाँ पर लोगों के घर बने हुए हैं, और घर बनाने के लिए लोगों ने बहुत सारा डेप्थ ले रखा है। ओके, तो उस तरीके से उस एरिया में अगर आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ करते हो तो उनके जो हाउसेज हैं वो आपको क्या करने होंगे, रिकंस्ट्रक्ट करने होंगे, उनको दोबारा से कहीं पर दोबारा से रिहेबिलिटेशन उनका करना होगा। तो इसके बेसिस पर ये भी विरोध किया जा रहा है कि पहले ही हमारे स्टेट के ऊपर बहुत सारा डेप्ट है, और इस कंस्ट्रक्शन, ये जो एक्टिविटी, ये जो प्रोजेक्ट आप ला रहे हो, इसकी वजह से और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, तो फिर वो मनी कहाँ से आएगा। लेकिन गवर्नमेंट का ये बोलना है कि हमारा अकेले का प्रोजेक्ट नहीं है, ये हमारे स्टेट से सिर्फ इसमें पैसा नहीं जाएगा, इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो हमारी इंडियन रेलवेज है, वो भी इसमें इन्वेस्ट करेगी। दूसरी बात अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो इकोलॉजिकल इशू है उसको लेकर के बोला जा रहा है। तो गवर्नमेंट का ये बोलना है कि देखो, कोई भी हमारी जो इकोलॉजी है, बायोडाइवर्सिटी है, उसको हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसकी जगह पर आप बोल रहे हो कि आप हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो इससे नष्ट हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि ऐसा एरिया जहाँ पर हमारी एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ पर हम एलिवेटेड ब्रिज बनाएंगे, और एलिवेटेड ब्रिज के थ्रू इस रेलवे लाइन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मतलब किसी भी तरीके का हम नुकसान नहीं करेंगे, सिर्फ आप हमें ये इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करने दीजिए, क्योंकि इससे हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो हमारी कनेक्टिविटी है, वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो अभी फ्रंट पेज पर हमने बीट द रिट्रीट सेरेमनी को डिस्कस किया, उसी से रिलेटेड। ये जो सेरेमनी है, जो बीट द रिट्रीट सेरेमनी है, वो इस चीज़ को शो करती है कि जब बैटलफील्ड में एंशियंट टाइम में जब वॉर होते थे, और वॉर के टाइम में क्या होता था कि सिर्फ डे टाइम में वो वॉर करते थे, और जैसे ही नाइट का टाइम आता था या फिर डस्क का टाइम आता था, उस टाइम बैटलफील्ड से जो दोनों तरफ की जो आर्मी है वो विड्रॉ कर लेती थी। और ये जो बीट द रिट्रीट सेरेमनी है वो इसी मिलिट्री ट्रेडिशन को शो करती है। यहाँ पर क्या होता है, हमारे आर्मी के जो बैंड है वो परफॉर्म करते हुए हमारे प्रेसिडेंट की तरफ आते हैं, और प्रेसिडेंट उनको रिट्रीट करने के लिए बोलता है। तो ये मिलिट्री ट्रेडिशन जो है उसी सेरेमनी को शो इसमें किया जाता है। अब उसमें कुछ नए इनिशिएटिव किए गए इस बार के बीट द रिट्रीट सेरेमनी में। सबसे पहला 1000 ड्रोन्स को इसमें इंसर्ट किया गया। ये जो 1000 ड्रोन्स है, इनके थ्रू स्काई बेसिस पर हमारा जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक है उनकी वॉल पर कुछ इंपॉर्टेंट पिक्चर जो है वो उकेरने की कोशिश की गई। जिन इंपॉर्टेंट पिक्चर्स में अगर हम देखें तो उसमें हमारा ट्राइकलर, मतलब हमारे इंडिया का फ्लैग, महात्मा गांधी जी की फोटो इमेज को, नेशनल वॉर मेमोरियल को, नेशनल वॉर मेमोरियल आपको पता है ना 2019 में बनाया गया था, और इसको 4 कंसेंट्रिक सर्किल के थ्रू, मतलब इसकी इमेज इस तरीके से बनाई गई थी कि बाहर का जो सर्किल है वो किसी और को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर लास्ट में जो अमर सर्किल है वो एक तरीके से इमोर्टलिटी को यहाँ पर शो करने की कोशिश करता है। ओके, अब यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो ड्रोन्स के थ्रू यहाँ पर वंदे भारत की जो ट्यून है उसको नरेट करवाने की भी कोशिश की गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर नई इंसर्ट करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो ड्रोन्स हैं उनको डेवलप किया गया था बोट लैब के द्वारा। बोट लैब डायनेमिक्स जो एक स्टार्टअप है और जिसको IIT दिल्ली के द्वारा सपोर्ट किया गया है। यहाँ पर अगर और बात करें तो बीट द रिट्रीट सेरेमनी में हर साल क्या होता है कि लास्ट टाइम में जब हमारा जो फ्लैग है उसको ब्रोट डाउन किया जाता है, उससे पहले अबाइड विद मी हिम जो है वो परफॉर्म किया जाता है। लेकिन इस बार इसको रिप्लेस करके हमारे यहाँ पर मेरे वतन के लोगों, जिसको सी रामचंद्रा के द्वारा और कवि प्रदीप के द्वारा जिनको राइट डाउन किया गया था, और सी रामचंद्रा के द्वारा जिसको कंपोज किया गया है, ये जो सॉन्ग है, ये जो हिम है, इसको परफॉर्म किया गया। मतलब ये कुछ चीज़ें यहाँ पर रिप्लेस करने की कोशिश की गई है। ओके, नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए।
ये जो आर्टिकल है वो यहाँ पर इलेक्शन से रिलेटेड है। इलेक्शन होने वाले हैं 5 स्टेट्स में, तो उनके बारे में यहाँ पर शो कर रखा है। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है, दिल्ली के जो सीएम हैं, आम आदमी पार्टी के एक तरीके से चीफ हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने ये बोला है कि देखो हमारे यहाँ पर अगर फोर्सिबल कन्वर्जन होता है, फोर्सिबल कन्वर्जन किसका, एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में अगर फोर्सिबल तरीके से कन्वर्जन होता है तो उसके लिए तो हमें एक लॉ की जरूरत है, लेकिन आप इस लॉ के नाम पर किसी को हेरेस्ट करो, ये सही नहीं है। ओके, नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज यहां देखिए। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो इंडिया और ओमान कंट्री से रिलेशन के बीच में है। इन ओमान के जो डिफेंस ऑफिशियल हैं वो आज इंडिया की विजिट पर आएंगे और 4 फेब तक हमारे इंडिया में रहेंगे। बहुत सारे पॉइंट के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। जो ओमान की अगर हम बात करें तो गल्फ रीजन में एकमात्र ऐसा कंट्री है जिसकी तीनों की तीनों जो सर्विसेज हैं वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के साथ में रेगुलर बायलेटरल बेसिस पर एक्सरसाइज करती हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2018 में हमारे जो पीएम है जब यहाँ की विजिट पर गए तो उसके बाद में यहाँ पर ये जो एरिया है जिसको डुकम, ये जो एरिया है वो एक तरीके से इंडिया ने यहाँ पर अपनी प्रेजेंस क्रिएट करने की कोशिश की और इसका मेन रीज़न ये है कि इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना जो अपनी प्रेजेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है उसको काउंटर करने के लिए। अब यहाँ पर जो भी ओमान के डिफेंस ऑफिशियल इंडिया की विजिट पर आएंगे उनके बीच में डिस्कशन होगा जॉइंट मिलिट्री कॉरपोरेशन कमेटी में। इसमें एक तरीके से एक तरफ से ओमान के डिफेंस ऑफिशियल और दूसरी तरफ से हमारे इंडिया के जो डिफेंस सेक्रेटरी है अजय कुमार वो रिप्रेजेंट करेंगे और इनमें यहाँ पर डिस्कशन होगा कि किस तरीके से हमारे जो रिलेशन है, हमारी जो एक्सरसाइजेज हैं वो कंडक्ट हो सकेंगी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये इंडिया और ओमान के बीच की जो डिस्कशन है वो 10th नंबर की होगी। 9th नंबर का जो डिस्कशन है वो 2018 में हुआ था, लेकिन उसके बाद में हर साल ये सोचा गया था कि हम रेगुलर इसको ये जो एनुअल मीटिंग होती रहेगी, लेकिन एनुअल नहीं हो पाई और बीच में हमें यहाँ पर गैप देखने को मिला। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज़, इंडिया और इजराइल के जो रिलेशन है उनको 30 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। 29 जनवरी 1992 को जब पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी उस टाइम इंडिया और इजराइल के बीच में हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश हुए थे। हालांकि 1950 में इंडिया ने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया था, लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश होने में काफ़ी लंबा टाइम लगा। यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये बोला कि भले ही 30 ईयर्स हमारे रिलेशन को डिप्लोमेटिक तरीके से एस्टेब्लिश हुए, 30 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, लेकिन अगर हिस्टोरिकल बेसिस पर हम देखें तो काफ़ी लंबे टाइम से हमारे रिलेशन है। उन्होंने बोला कि ज्यू कम्युनिटी जो है वो हमारे इंडिया में काफ़ी लंबे टाइम से रह रही है और हमारे इंडिया के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ज्यू कम्युनिटी ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अभी चाइना की विजिट पर जाएंगे। चाइना की विजिट पर इसलिए क्योंकि वहाँ पर विंटर ओलंपिक्स होने वाले हैं, तो उसमें ये जाने वाले हैं। इसके अलावा चाइना के अलावा वहाँ पर रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी आएंगे। तो ये पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर इमरान खान, उन्होंने ये बोला वहाँ जाने से पहले कि देखो जो भी इशू है साउथ एशिया में उन सारे इशू को, उन इश्यूज में उन्होंने कश्मीर के इशू को भी शामिल किया। उन्होंने बोला कि इन सारी चीज़ों को हम डायलॉग के थ्रू, डिप्लोमेसी के थ्रू इनको रिजोल्व करने की कोशिश की जानी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ पर जो आर्टिकल है देखो, अभी 23 जनवरी को हमारे यहाँ पर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन जो है उसको स्टार्ट किया गया। ओके, हमारी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हर साल 23 जनवरी से 30 जनवरी तक जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है वो रेगुलर चलेगा। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी आती है और इस साल उनकी 125 बर्थ एनिवर्सरी थी। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि हम यहाँ क्या करेंगे, जो भी हमारा इंडिया गेट की जो ग्रेट कैनोपी है वहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम में तो उन्होंने होलोग्राम स्टार्ट किया है, होलोग्राम एस्टेब्लिश किया है सुभाष चंद्र बोस जी का। इसके बाद में उन्होंने बोला है कि यहाँ पर ग्रेनाइट कलर में, ब्लैक ग्रेनाइट में यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी की जो मूर्ति है, जो स्टेचू है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर 136 एकेडमिक्स, राइटर्स, लॉयर्स और इसके अलावा अदर प्रोफेशनल्स जो हैं उन्होंने हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद को एक लेटर लिखा है। उसमें ये बोला है कि आप यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी की जो स्टेचू है उसको एस्टेब्लिश मत कीजिए, इसकी जगह पर हमारे इंडिया में, पूरे इंडिया में मैन और वीमेन जिन्होंने हमारे इंडिया के इंडिपेंडेंस में पार्टिसिपेट किया था उन सभी का होलोग्राम जो है वो यहाँ पर एक तरीके से अल्टरनेट बेसिस पर, रोटेट बेसिस पर उन सभी का होलोग्राम यहाँ पर शो करने की कोशिश कीजिए। ओके, नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ देखो अभी पाकिस्तान की जो फर्स्ट वीमेन सुप्रीम कोर्ट जज बनी है आयशा मलिक,
ये उनके बारे में यहाँ पर संडे प्रोफाइल उनके बारे में कुछ बताने की कोशिश की गई है कि पाकिस्तान में कैसे वीमेन के लिए द्वार जो डोर हैं वो ओपन हो रहे हैं। तो ये राइटर हैं जो उन्होंने यहाँ पर बताया है, और पाकिस्तान की जो भी स्ट्रेटजी है उन सभी के बारे में यहाँ पर कोशिश की गई है। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान की फर्स्ट वीमेन सुप्रीम कोर्ट जज का क्या नाम है, तो उनका नेम है आयशा मलिक। यहाँ पर कुछ डाटा शो कर रखे हैं। इसमें ये बता रखा है कि 1951 में लिवस्टोक जो सेंसस हुई थी, उस लिवस्टोक सेंसस में फर्स्ट लिवस्टोक जो सेंसस थी हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया की, उसमें डंकी की काउंटिंग को भी शामिल किया गया था। अब हमें पता है कि प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो जो डंकी का यूज़ है वो काफ़ी कम हो गया है, उनकी यूटिलिटी काफ़ी रिड्यूस हो गई है, ग्रेजिंग लैंड जो है वो काफ़ी डिक्रीज हो गया है, और इलीगल तरीके से उनकी स्लॉटरिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से 2012 से और 2019 के बाद में बीच में अगर हम बात करें तो उनकी पॉपुलेशन में 61% का डिक्रीज देखने को मिला है। 2012 में उनकी पॉपुलेशन थी 3,20,000 और अभी 2019 में उनकी पॉपुलेशन है 1,20,000 डंकी की पॉपुलेशन। ओके, तो 61.23% का डिक्लाइन हुआ है। लेकिन 1951 से अब तक 2019 तक अगर हम बात करें तो 90.96% का डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिला है। 2019 में जब सेंसस कंडक्ट हुई थी तब 23,000 पॉपुलेशन थी, सबसे हाईएस्ट राजस्थान में, उसके बाद में महाराष्ट्र में और उसके बाद में यूपी में। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 71.72% जो डंकी की जो पॉपुलेशन है वो यूपी में डिक्रीज हुई है, और सबसे ज़्यादा डिक्रीज जो है वो यूपी स्टेट में ही देखने को मिला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, अभी एक सर्वे CSC 360 सर्वे पब्लिश हुआ, और जिसमें ये बोला गया कि कोविड के बाद में हमारी इकोनॉमी की रिकवरी हुई के शेप में। मतलब जो अमीर है वो अमीर होते गए, जो गरीब है वो गरीब होते गए। ओके, 20% जो इंडियन हाउस होल्ड्स हैं वो पुअरेस्ट मतलब पुअरेस्ट कैटेगरी में आ गई, और इस पेंडेमिक की वजह से सबसे हार्डेस्ट जो टाइम है उन लोगों ने फेस किया है। अब ये गैप जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, और लिबरलाइजेशन के बाद में अगर हम देखें तो फर्स्ट टाइम इनकम में इतना फॉल देखने को मिला है। अब यहाँ पर एक स्टोरी के थ्रू शो करने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से उनकी जो इनकम है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हुई है। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो न्यूजीलैंड की एक जर्नलिस्ट को लेकर है। वो न्यूजीलैंड वापस जाना चाहती हैं क्योंकि प्रेग्नेंट है वो, और उन्हें पता है कि अफगानिस्तान में जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी काफ़ी ज़्यादा कमी है। लेकिन न्यूजीलैंड का हमने देखा है कि कोविड के टाइम में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस उन्होंने फॉलो किए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पर अभी एक कॉलम लिखा था। उस कॉलम में उन्होंने ये बात बोली कि मैंने अफगानिस्तान से जो तालिबान है उससे एक क्वेश्चन पूछा था कि आप एक वीमेन के प्रोटेक्शन के लिए एक वीमेन को कैसे देखते हो, और आज मैं ये सेम क्वेश्चन जो है वो न्यूजीलैंड कंट्री से पूछ रही हूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी कंबोडिया में आसियान ग्रुप जो है उसकी समिट होने वाली है 16 फेब को। अब यहाँ पर जो आसियान ग्रुप है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इस आसियान ग्रुप में डिस्कशन होगा म्यांमार को लेकर के। म्यांमार में हमें पता है कि 1 फेब 2021 से वहाँ पर आर्मी रूल एस्टेब्लिश हुआ है, तो वहाँ पर किस तरीके से प्रॉब्लम चल रही है उन सभी को सोल्व करने की कोशिश की जाएगी इस आसियान ग्रुप की समिट में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इकोनॉमिक पेज से। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो बैड बैंक स्ट्रक्चर को लेकर के है। व्हाट इज बैड बैंक, क्या होता क्या है बैड बैंक? आप सभी को पता है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होती हैं। सबसे पहले नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होती हैं? जब भी कोई बैंक किसी को लोन देता है तो लोन में वो बैंक रिक्वायर करता है कि प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट दोनों उनको साथ में मिले। लेकिन जब मान लो ड्यू डेट है कि महीने की पहली तारीख को या दूसरी तारीख को ये पेमेंट आपको करना है, रिवर्स करना है, हर साल आप जो इंस्टॉलमेंट में पैसा रिवर्स करते हो, लेकिन आपने वो मनी उस ड्यू डेट को भी नहीं दिया और उससे 90 डेज तक, नेक्स्ट 90 डेज तक भी आपने वो मनी वापस नहीं दिया, तो उसको बोल दिया जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसको स्ट्रक्चर करने के लिए गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कोशिश की है। पहले क्या था कि कुछ प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो इस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है, मतलब कोई पर्सन जो है वो बैंकक्रप्ट हो गया, उसके बाद में उसकी जो प्रॉपर्टी है उसका ऑक्शन किया जाता था, तो पहले कुछ प्राइवेट कंपनी जो है वो इसको खरीद लेती थी, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ कि प्राइवेट कंपनी जो है वो खुद घाटे में है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की कि हम एक बैड बैंक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो इन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को क्या करेगा, रिड्रेस करेगा। अब यहाँ पर ये जो बैड बैंक है इसका फॉर्मेशन लेकर के आई थी लास्ट ईयर, जब हमारा बजट स्पीच हुआ था, तब उस टाइम हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बजट स्पीच में इनके बारे में बोला था कि इस तरीके से बैड बैंक का स्ट्रक्चर होगा। अब इसमें क्या हुआ है कि अब
फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि बेड बैंक जो है वो काम करने के लिए तैयार है और 50,335 करोड़ की जो वर्थ है उससे रिलेटेड 15 केसेस जो हैं उनको एक तरीके से शुरुआत में ये उनको डील करेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो बेड बैंक स्ट्रक्चर है इसमें भी दो पार्ट हैं, NARCL। NARCL क्या होता है? नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, और दूसरा है IDRCL, इंडिया डेब्ट रिकंस्ट्रक्शन रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। अब इसमें क्या होता है कि मान लो किसी बैंक ने 200 करोड़ का किसी को लोन दिया और वो 200 करोड़ उस पर्सन ने वापस नहीं किए, तो उसकी जो एसेट्स है उसकी ऑक्शन की जाएगी। उस ऑक्शन करने के लिए जो ये NARCL जो है उस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ओके, अब उस ऑक्शन में जब पार्टिसिपेट करेगा तो 200 करोड़ बैंक ने दिए हैं, तो 200 करोड़ में तो उसके एसेट्स को खरीदा नहीं जाएगा। मान लो उसके लिए 100 करोड़ रुपए देने की बात की गई कि इसकी जो एसेट्स हैं इसके 100 करोड़ रुपए हुए हैं, तो बैंक उनको 100 करोड़ रुपए उनसे वापस लेगा। तो ये जो NARCL है वो 100 करोड़ रुपए देगा बैंक को। तो इसमें जो 15 मतलब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 1585 मतलब आपका 15% जो है, मतलब 100 में से आपको 15 करोड़ रुपए तो बैंक को कैश दे दिया जाएगा और 85 करोड़ जो है वो बोला जाएगा 5 साल के अंदर हम आपको वापस करेंगे। तो इसके बेसिस पर ये काम करेगा। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम ये है, पहले तो आपने 200 करोड़ की चीज को 100 करोड़ में ऑक्शन किया, तो 100 करोड़ का घाटा तो यही हो गया बैंक को। अब 100 करोड़ का घाटा हो गया तो बैंक क्या करेगा? जो भी उनके डिपॉजिटर्स हैं उनको कम कम इंटरेस्ट देने की कोशिश करेगा, जो भी उनके एक तरीके से वर्कर्स हैं उनको कम सैलरी देने की कोशिश करेगा, तभी तो जाकर के उन 100 करोड़ को रिकवर करेगा ना। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि जिस एसेट्स को इन्हें NARCL ने खरीदा, एक तरीके से अपने अंडर किया, अब इसको ये अपने पास तो रखेगा नहीं, ये भी तो इसको कहीं ना कहीं तो बेचेगा ना। मान लो जिस पर्सन ने रुपए लिए थे उस पर्सन ने जब वापस नहीं दिए तो उसके एसेट्स में उन्होंने एरोप्लेन था उस पर्सन के पास में, एरोप्लेन को उन्होंने एक्वायर कर लिया। अब एरोप्लेन को NARCL तो रखेगा नहीं, NARCL क्या करेगा कि उसको किसी ऐसी कंपनी को सेल करेगा जिसके पास में एरोप्लेन है। अब एरोप्लेन वाली कंपनी जो है इस तरीके के ऑक्शन की जो चीज़ है उसको खरीदने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाती नहीं है और एक तरीके से बोलती है कि नहीं इसमें तो बहुत खर्चा है, हम खरीद के क्या करेंगे। तो मान लो जो चीज वो 85 करोड़ जो उनको पहुंचाने वापस बैंक को, उसमें काफ़ी ज़्यादा घाटा यहाँ भी देखने को मिलता है। तो एक तो इशू ये है कि जिस 100 करोड़ को आपने खरीदा, जिस 100 करोड़ को आपने एक्सिस बैंक को या जिस बैंक को भी आपने दिया, उस बैंक को वो जो 100 करोड़ एक्वायर करने में आपको नुकसान हुआ, अब इस नुकसान को कौन फिल करेगा? गवर्नमेंट फिल करने की कोशिश करेगी। तो एक तरीके से ये जो भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। इसके अलावा जो बेड बैंक है इसमें दो पार्ट है, NARCL जो है वो RBI के अंडर आता है और ये जो है IDRCL जो है वो किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आता है। तो RBI को इस चीज को लेकर के भी क्लैश है कि इसमें एक तो आपने इतनी स्ट्रक्चर बना दी है, हमारे जो डोमिनेंस है वो है ही नहीं, फिर मतलब क्या है इसमें। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो जब कुछ देखो हमने ये देखा कि 100 करोड़ रुपए उनको देने हैं, अब 100 करोड़ रुपए में ऑक्शन ही नहीं हो पा रहा है, लास्ट तक जाकर वो जो एसेट्स है उसका रेजोल्यूशन ही नहीं हो पा रहा है, तो वो जो गैप है वो कहाँ से आप फिल करोगे? वो फिल गवर्नमेंट करने की कोशिश करेगी और गवर्नमेंट के पास कहाँ से पैसा आएगा? जो लोग टैक्स देते हैं, जो भी GST पे किया जा रहा है उस मनी को फिर यहाँ पर देने की कोशिश की जाएगी। ओके, तो ये बेड बैंक स्ट्रक्चर है। तो ये आज हमने इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का डिस्कशन किया। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो आप अपने ग्रुप्स में जिनमें भी आप जुड़े हुए हैं उन सभी ग्रुप्स में इनको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।